हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों के एडुकेटर रीटा रानी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। ये आप लोगों के पास में 2019 के पीवाईक्यूज को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। A company maintain a margin of safety of 25% on its current sale, ठीक है, and earn a profit of rupees 30 lakh per annum. If the company has a PV ratio of 40%, its current sale amounted to. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आप लोगों के पास में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला रहते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो फॉर्मूलाज रहते हैं, एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशो आप लोगों के पास में रहता है, या फिर हम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला रहता है, एक्चुअल सेल में से जब ब्रेक इवन की सेल को माइनस कर दिया जाता है तो इससे क्या निकल जाता है, हम लोगों के पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है कितने का, 25% का, और अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30 लाख पर एनम का ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इफ द कंपनी हैज ए पीवी रेशियो ऑफ 40%, तो अगर पीवी रेशियो कितने का है, 40% का है, तो प्रॉफिट कितने का है, 30 लाख का है। जो पीवी रेशियो है वो कितने का है, 40% का है। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आप लोगों के पास में आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल जो रहेगी ये आप लोगों के पास में, आप इसको कट करोगे तो ये आप लोगों के पास में कितने की आ जाएगी, 75 लाख जो रहेगा ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लोगों को पता है, यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल अगर हम लोगों के पास में 100 की है तो ब्रेक इवन सेल कितने, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने का है, 25 का। इन्होंने बोला है ना 25%, तो 25 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एक्चुअल सेल 100 की है, तो ब्रेक इवन सेल कितने की हो जाएगी, 75 की हो जाएगी। ये एक इक्वेशन बन गई। तो इसी इक्वेशन से हम लोग अपना निकाल लेंगे कि हमारी करंट सेल कितने की आएगी। देखिए अगर हम लोगों के पास में क्या है, जो ब्रेक इवन की सेल है वो कितनी है, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आप लोगों के पास में, हम जस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी और एक्चुअल सेल को ही बेस लेके चलेंगे। अगर हम लोगों के पास में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आप लोगों के पास में कितना है, 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 25 है, रुपीज 25 है। तो जो एक्चुअल सेल है वो कितने की है, तो वो हम लोगों के पास में कितने की है, 100 की है। ठीक है, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 का रहता है तो हम लोगों के पास में जो सेल है ये कितने की हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई 25 की हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितने की निकल कर आई है, 75 लाख की आप लोगों के पास में आई है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 75 लाख से, तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 300 लाख जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो या फिर एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन की सेल होती है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेल कितने की हो जाएगी, 75 लाख की। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेल जो है वो 25% एक्चुअल सेल का, तो जो 75 लाख है वो 25% के बराबर हो जाएंगे। तो ये कितने की सेल आ जाएगी, 300 की सेल आप लोगों के पास में आ जाएगी। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर ना तो हम लोगों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ना ही क्या होता है कोई लॉस होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, किसके अंदर, यूनिट के अंदर, कि कितने यूनिट को बेचा जाए कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या रहता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अगर हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है किसके अंदर, अमाउंट के अंदर, तो उसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बाय में पीवी रेशियो होता है। ये जरूर याद रखिएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है।
अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बनाते हैं हम लोग। तो ये देखो ये क्या है, एक टोटल रेवेन्यू की कर्व है जो स्ट्रेट जाती है। टोटल कॉस्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है, कुछ ना कुछ होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट होती है, उसकी वजह से ये ऊपर आप लोगों के पास में होती ही होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बना देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी। स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी ऊपर जाएंगी। ये डायग्राम मैं आपको आगे ही दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट तो फिक्स कॉस्ट आती होती है ना, हमें तो टोटल कॉस्ट बतानी है, तो टोटल कॉस्ट थोड़ा सा एस शेप का हो जाएगा। ये देखिए ये आप लोगों के पास में कौन से वाली कर्व हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट, ऊपर से स्टार्ट हो रही है कुछ, ठीक है, जीरो नहीं हो सकती है। ये जो है ये क्या है, टोटल रेवेन्यू की कर्व आप लोगों के पास में है। तो जहां पर कॉस्ट और प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट से इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो क्या है, ज्यादा है, जो टीसी है वो टीआर से ज्यादा है। इधर वाले पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टीआर है वो क्या है, टीसी से ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नैरो है, तो नैरो है इसका मतलब प्रॉफिट कम है, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पे लॉस कम है, इधर आते जाएंगे तो लॉस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, नैरो है टू द राइट साइड ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। पहले तो ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसका राइट साइड ये हो जाएगा। नैरो इंसिडेंस है तो जो प्रॉफिट है वो क्या है, लो है। तो जो क्वांटम ऑफ प्रॉफिट है मेड बाय द फर्म इज लो, द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द फर्म इज हाई। तो जो प्रॉफिट होगा वो हाई कहाँ पर होगा, जहां पे क्या होता है प्रॉफिट, जहां पे ये नैरो होगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट होंगे ये क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, और जो कॉस्ट है वो प्रॉफिट के इक्वल है, तो वहां पे क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट हेल्प द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो लेवल ऑफ एक्टिविटी को डिटरमाइन करना है। बिलो विच दीज देयर आर द चांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जिसके नीचे आने पे क्या होगा, इंसॉल्वेंसी, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है ना जब वो अपने डेट को पे नहीं कर पाती है। इसके लिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होती है, अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को नहीं पे कर पाते, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को नहीं पे करते तो उसको मेजर करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होती है। ठीक है, तो वो उसकी चांसेस है इंसॉल्वेंसी के, क्योंकि वो अपनी कैश ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा कर पा रही हैं। तो ये कौन से वाला पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां पे क्या होता है, जो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो रहते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जहां पे कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट करता है वो लेवल ऑफ सेल जहां पे कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के इक्वल होते हैं। तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलता है। तो ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता है प्रॉफिट बाय में पीवी रेशो या सॉरी फिक्स कॉस्ट बाय में पीवी रेशो अमाउंट में निकालना हो तो अगर हम लोगों ने किस में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होते हैं अलग अलग टाइप के, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो उसको अदर अकाउंटिंग रेशोज के साथ में, अकाउंटिंग रेशोज होते हैं ना अलग अलग टाइप के, एफिशिएंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी को अकाउंटिंग रेशोज के साथ में रिलेशनशिप को अंडरस्टूड कौन करवाता है, ये कौन करवाता है, डीओ पॉइंट कंट्रोल चार्ट के करवाता है। डीओ पॉइंट कंट्रोल चार्ट में हम लोग तीन चीजों को देखते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या रहता है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। एसेट टर्नओवर का क्या फॉर्मूला रहता है, नेट सेल डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट होता है। फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला रहता है, एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी होता है। तो रिवेन्यू से रिवेन्यू कैंसिल, एवरेज टोटल एसेट से एवरेज टोटल एसेट कैंसिल,
तो डीओ पॉइंट एनालिसिस में क्या आ जाता है, नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर की इक्विटी आ जाती है। ठीक है, तो डीओ पॉइंट एनालिसिस क्या बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का रिलेशनशिप बताता है अदर अकाउंटिंग रेशियोज के साथ में। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन है, उसको बेचा गया था कितने के अंदर, ₹60,000 के अंदर। कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 30,000 है। तो अगर आप लोगों के पास में इसमें ये क्वेश्चन को और मैं ऐड कर देती हूँ कि हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है एसेट को बेचने के ऊपर, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने की बिकी है, 60,000 की बिकी है। उसकी जो वैल्यू है वो कितनी बच गई थी, 50,000 की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन लग गया 30 का, तो कितने की वैल्यू बच गई है, 20 की वैल्यू बच गई। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 40,000 का प्रॉफिट होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहाँ पे शो होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या शो करती है, वर्किंग कैपिटल के अंदर होने वाले चेंजेस को शो करती है। सो वो सभी एक्टिविटीज जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, वो क्या कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं। तो देखो, और वो सभी एक्टिविटी जिससे वर्किंग कैपिटल कम होती है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। एक मशीन को बेचा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो जो उसका इम्पैक्ट आप लोगों के पास में पड़ा तो वो क्या पड़ा, एक तो हम लोगों के पास में जो नॉन करंट एसेट है, जो मशीनरी है उसको बेचती है, तो जो नॉन करंट एसेट है वो तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो करंट एसेट है हम लोगों के पास में क्या आ गया, कैश आ गया एसेट को बेचने से, तो करंट एसेट क्या होगी, इंक्रीज हो गए। तो वर्किंग कैपिटल जो होती है वो वर्किंग कैपिटल बेसिकली नेट वर्किंग कैपिटल होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। सो वो बेसिकली किसके ऊपर इंपैक्ट डालती है, करंट एसेट्स। तो देखो अब करंट एसेट को देखना है यहाँ पे, तो करंट एसेट तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या कहलाता है, सोर्सेज ऑफ फंड होगा। और कितने से फंड रेज हुआ है, जितने टोटल पैसे आए हैं, कितने आए हैं, 60,000 रुपीज आए हैं। तो यहाँ पे ये एज ए सोर्स हो गया ₹60,000। ठीक है, बाकी जो ये 40,000 का प्रॉफिट है इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे जब हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लेंगे ना, तो वहां पे इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो कैश फ्लो में निकलता है। जब हम लोग क्या निकाल लेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेंगे, तो वहां पे हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल को डिडक्ट कर देंगे। अभी के लिए ये क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है, सोर्स है पूरे के पूरे 60,000 का। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टेटमेंट दैट समराइज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करती हैं उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कौन रिकॉर्ड करता है, उसको बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जिसके दो अकाउंट होते हैं आप लोगों के पास में, बेसिकली करंट अकाउंट होता है जिसमें क्या शो किया जाता है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को शो किया जाता है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को शो किया जाता है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ए डैश इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कैरियर टू एक्नोलाइज रिसिप्ट ऑफ कार्गो फॉर शिपमेंट। कार्गो क्या होता है, जो गुड्स होती हैं। जब सामान क्या होता है शिप के थ्रू जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, सामान को कार्गो कहा जाता है। तो वो सामान शिप में चढ़ा, ठीक है, तो अब सामान जो है वो शिप में चढ़ा, तो जो कैरियर होगा जिसने उस सामान को चढ़ाया है वो एक रिसिप्ट इशू करेगा कि हाँ भाई ये जो सामान है वो मेरी शिप के अंदर है। तो उस बिल को क्या कहा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, एक बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है। ठीक है, ए बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर दैट डिटेल द टाइप, क्वांटिटी एंड कहाँ पे इन गुड्स को शिप करवाना है उसके बीच में लिखा जाता है। ठीक है, तो इट सर्व एज ए रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एट द प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। होपफुली आपको चीजें समझ में आई हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।